घटना चक्र मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप में एकबद्ध किया। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त की नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बिसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वचिंतक या अभिसारिका बंधितक अपर्याय। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथामांजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल के संबंधी तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि जनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम का साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजसर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासक के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें साम्राज्य के सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस इल प्रिंसिपे से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनैतिक तौर पर समस्त भारत एक एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व से संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर का अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में कर्नाटक तक था। 150 ईसा के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेखों के अनर्थ और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग में शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज यानी विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप अमित्रघात है, शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। एस्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। पिलानी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की। ये वस्तुएं थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था।
अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखते एक ऐसी व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सके। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम्पिय यानी देवानाम्पियदसि कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम्पिय की उपाधि धारण करता था। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासक ने चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत की दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस्य के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म के दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले यानी कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राओं को रोक दिया तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमनदेई अभिलेख रुमनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार किया है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 10 वर्ष के बाद बोधगया की यात्रा की, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया था तथा भू राजस्व कर 1/6 घटाकर 1/8 कर दिया गया। कालसी, गिरनार और दिल्ली मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड्डी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमेई लिपि में लिखा गया है। एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से ग्रीक तथा अरमेइक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषी ग्रीक एवं अरमेइक भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया। अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार है: पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इससे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप, ग्रोटेफ्रेड, लैसेन आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाले गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दंतिया जिले में स्थित है। मौस्की, नेतुर एवं उडेलगोलाम
के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोकों को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेखों में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर नहीं बलि नहीं दिया जाए, न ही कोई उसका उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन जब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और उसमें अशोक की विजय थी। अशोक ने 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व के लगभग घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई थी तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए थे। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपनी श्रीलंका की सूचना प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य एवं ताम्रपनी का उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक यानी एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का जो शासक था, तुरमा यानी टालमी, 2 फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, अंतरकिनी यानी एंटीगोनस, गोनातास मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, मग यानी साइरियन का शासक था, साइरिन का शासक था, अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर एपराइस या एपिरस का राजा था। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौर ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगुरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से ही होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटकशोध। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटकशोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के 2 वर्गों का उल्लेख किया है, संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा संचार अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के गुप्तचर शामिल है: कापटिक, उदय स्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सचित्र, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी आदि। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों को चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। मेगास्थनीन सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या प्रमुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है और न ही उससे विभिन्न पेशा अपना सकता है। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत का वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम उल्लेखित है। प्रांत और राजधानी: उत्तरापंथ, तक्षशिला, अवंतीरठ,
उज्जैनी, कलिंग तोसरी, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, प्राच्य एवं पूर्व मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते हैं। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत थी। मौर्य मंत्री परिषद के राजस्व एकत्र करने का कार्य समाह समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों तथा कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मुख्य पदाधिकारी इस प्रकार थे। पन्याध्यक्ष यानी वाणिज्य का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष यानी सुनाध्यक्ष यानी बुचरखाने का अध्यक्ष था। गणिका अध्यक्ष यानी वेश्याओं का निरीक्षण करता था। सीताध्यक्ष यानी राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। आकारा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष यानी छापे खाने का अध्यक्ष था। लोहा अध्यक्ष यानी धातु विभाग का अध्यक्ष था तथा नावा अध्यक्ष यानी जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष था। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने पर जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षति का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति बनी थी, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज हेनरी टेलर तथा भरूच के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती स्तूप का आंध्र प्रदेश में के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप मूल रूप से अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ था। यह बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्रकाश में आए हैं। इसमें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक प्रियदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में तुषास्प ने इसमें से नहरें निकलवाई थी। मौर्योत्तर काल में सुदर्शन झील का बांध नष्ट हो गया, जिसके फलस्वरूप रुद्रदामन ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील के बांध ने पुनः टूट जाने का स्कंदगुप्त में सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की पुनः मरम्मत करवाई। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा ई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासक स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती है। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप में एकबद्ध किया। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश प्राचीन भारत पर शासन किया।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वो है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट को उल्लेख किया। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने ली है? आंसर होगा विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किसे सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? आंसर हो जाएगा जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। चाणक ने अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसकी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद्म खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की सामान्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजसर्व यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। प्रश्न में बचपन के नाम की बात की कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार उनके विद्वानों ने यह भी निष्कर्ष निर्गत किया कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। इसके अनुसार विकल्प सी विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आंसर हो जाएगा कौटिल्य की पुस्तक कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासक एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। आंसर हो जाएगा इसका शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य में से सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? आंसर हो जाएगा सी मित्र। श्रीहद मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सिद्धंद मित्र राज्य के कान, राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में से उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश असंभव है। अतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस पहलू का प्रकाश डाला गया है वह है, आंसर होगा राजनीति नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का यह अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है। पढ़ लेते हैं। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन का कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय में इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। स्त्री दास को अपने मालिक के संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस इल प्रिंसेप से की जा सकती है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? आंसर हो जाएगा बिंदुसार। एस्ट्रबो के अनुसार सीरिया के राजा
एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नाम का अपना राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती जनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर हो जाएगा बुद्ध घोष की समंत पसादिका। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पसादिका नाम के ग्रंथ से मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैनी उपराजा वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसका राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। आंसर हो जाएगा लकड़ी का। बिहार में स्थित पाटलिपुत्र में स्थित बुलंदी बाग में कुम्हार में की गई खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी की विशाल भवन का अवशेष प्रकाश में है। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे में अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगी बी पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। आंसर है बी पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों की जानकारी से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की है। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिणी विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक पर हो गया। रुद्रताम्र के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उसका उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। आंसर हो जाएगा सी रुद्रताम्र का जूनागढ़ शिलालेख। 150 ईसा के रुद्रताम्र के जूनागढ़ शिलालेख सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। आंसर हो जाएगा भाई रुद्रताम्र के जूनागढ़ शिलालेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया जाता था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से। अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभों में अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? आंसर होगा अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया था जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिसका संप्रदाय विशेष ऐसे कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में
सम्मिलित नहीं था। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में दक्षिण भारत राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केलपुत्र आदि का उल्लेख मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था। आंसर हो जाएगा ए, अशोक ने। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता, एक लोकोपकारी कारक से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के लिए उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसे पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोक हित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्य व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों के हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय एवं औषधि विभागों का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है आंसर सी, देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व में के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके लगभग अभिलेखों में उसे देवाना प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था का संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 में, यानी दीपवंश एवं महावंश। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तीस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की थी? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आंसर हो जाएगा इसका डी, 2 और 4, यानी अशोक और दशरथ। मौर्य शासक अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। रज्जुक थे। आंसर हो जाएगा बी, मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ में अशोक रज्जुकों को पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख दुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। सार्थवाह किसे कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहते थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। अमरकोश के टीकाकार क्षीर स्वामीन के लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने पांथों को अगुआ, प्रमुख या अध्यक्ष हो वह सार्थवाह है। सामर्थ संघन शर्तों व पांथावती सार्थवाह। अतः प्रश्नगत विकल्पों में इसकी निकटतम उत्तर 20 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ये, अग्रहारिका। अभी अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये 3 पदाधिकारी युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। रज्जुक ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में इन्होंने न्यायिक अधिकार ही प्राप्त कर दिया गया। प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। आंसर हो जाएगा अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप।
स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के था, अतः अंततः सी सही है। जबकि भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सताना जिले में स्थित है। भरूच के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्ण कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया। सारनाथ का धमेक स्तूप मूल रूप से अशोक के समय बनवाया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में से निर्मित हुआ। यह स्तूप बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? आंसर हो जाएगा बी, अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह था। आंसर हो जाएगा काकनाम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय स्तूपों का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकनाड यानी महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप है। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सरिपुत्र तथा मोदगलयान के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धगोलाकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला सुंदर का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा डी, इसका शुंगकालीन स्थापत्य कला। भरूच का सांची के स्तूप के स्थापत्य मौर्य शासन कला अशोक के शासनकाल में हुई थी। भरूच स्तूप की पाषाण वेदिका एवं तोरणों का निर्माण शुंग काल में किया गया था। सांची के स्तूप का परिवर्धन एवं सौंदर्यीकरण भी इसी काल में हुआ। अतः प्रश्नगत विकल्पों में भरूच का स्तूप शुंगकालीन स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थयात्रा का अंकन मिलता है? आंसर हो जाएगा सांची। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा कराया गया था। इस स्तूप के दक्षिण तोरण द्वार पर स्थित एवं उसके 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थयात्रा बोध गया का अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस स्तूप के तोरण द्वार पर महात्मा बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण, उसके महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर में उसके अवशेषों के बंटवारे आदि से संबंधित दृश्य अंकित किए गए हैं। नीचे दिए गए कोड को मिलाना है, सीधा इसका आंसर ही देख लेते हैं। स्थान एवं स्मारक कौशाम्बी घोषिताराम मठ है, कुशीनगर रानाभार स्तूप है, सारनाथ धमेक स्तूप है, श्रावस्ती सहेत महेत। तीर्थयात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, उनमें से किस मार्ग का अनुगमन किया? यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं डी, 4 2 1 5 3 6 यानी 4 2 यानी पहले लुम्बिनी फिर कपिल वस्तु, 4 2 के बाद 1 यानी गया, 5 सारनाथ, 3 कुशीनगर, श्रावस्ती। अभिलेखित साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राओं को रोक दिया तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। वह महात्मा बुद्ध के चरण हितों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वीं शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमंदेई अभिलेख लुम्बिनी गया तथा उसकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय में द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। इस प्रकार क्रमबद्ध डी सही उत्तर है। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है। आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत भाषा है अशोक के शिलालेखों में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये शिलालेख हैं 14 विभिन्न लेखों में एक समूह है जो विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इसमें शामिल प्रमुख स्थान है शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़,
एगागुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामीक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नाम के स्थान से ग्रीक तथा अरामीक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी ग्रीक एवं अरामीक भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरामीक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? आंसर हो जाएगा सी शाहबाजगढ़ी। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था? आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? आंसर हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 53। आंसर इसका हो जाएगा सी, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर भी जेम्स प्रिंसप ही है। सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक का शिलालेख थे, आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि में थे। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की ब्राह्मी लिपि न होकर खरोष्टी में सरेकुना की लिपि अरमेइक एवं ग्रीक है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, आंसर हो जाएगा अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार है: पिपरावा, सोहगौड़ा और महास्थान। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप ग्रोटेफ्रेंड लेसेन आदि विद्वानों को। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अशोक अपने शिलालेखों के समानांतर किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है, आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर यानी प्रियदर्शी तथा राजा आदि का उपाधियों से संबंधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानापिय के रूप में किया गया? आंसर हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा एक व्यक्ति अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है? आंसर हो जाएगा डी, अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक संरचना। अन्य 3 प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है। एक बार पढ़ लेते हैं। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ठीक है। ये अखंड है। यह स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। निम्नलिखित में से किस उभादगार मूर्ति शिल्प रफीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोकों के प्रस्तर रूप में चित्र के साथ रान्यो अशोक राजा उल्लेखित है? आंसर हो जाएगा ए, कंगनहल्ली। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक रानी के साथ प्रस्तर पर रूप में चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रान्यो अशोक राजा अशोक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा मॉस्की अभिलेख। और अशोक के इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों में से ही ज्ञात होता है। इसके अभी भी 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मॉस्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लघु शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेखों में अशोक नाम उल्लेखित है? आंसर हो जाएगा डी, मॉस्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? आंसर हो जाएगा गुर्जरा।
अशोक का रुमंदेई स्तंभ संबंधित है। आंसर हो जाएगा बुद्ध के जन्म से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की है तथा वहां एक शिला स्तंभ रुमंदेई लघु स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया तथा राजस्व 1 से 6 घटकर 1/8 कर दिया गया। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आंसर हो जाएगा उसका डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू बैराट स्तंभ में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। कालसी प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेखों के कारण। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? आंसर हो जाएगा डी, कालसी में। निम्नलिखित युग्मों को विचार करें, इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। विकल्पित अशोक के शिलालेखों में धौली ओडिशा में है, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ ओडिशा में है तथा कालसी उत्तराखंड में अवस्थित है। निम्नलिखितों में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख। अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में प्रमाण मिलता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख रॉकफिल में है? आंसर हो जाएगा डी, शिलालेख 13 में। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध है, इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। इस घटना अशोक के राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी लगभग घटित हुई है। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से पीड़ा हुई अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख द्वारा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? आंसर हो जाएगा डी, हाथीगुम्फा अभिलेख। खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ ले जाई गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। ध्यातव्य है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक के किन अभिलेखों से पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? आंसर हो जाएगा शिलालेख 12। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है? आंसर हो जाएगा अशोक ए। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अशोक ने कहा। प्रयुक्त पंक्तियां मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख में उद्धृत है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है रॉक संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। आंसर है सी, 2 और 13 शिलालेख। अशोक ने दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों में चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना, जबकि 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं? आंसर हो जाएगा डी, सातवाहन का उल्लेख नहीं है, यानी इसका उल्लेख है चोल, पांड्य और सतीपुत्र। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? आंसर हो जाएगा मिस्र का। मौर्य शासन अशोक के 13वें शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, जिनमें अतियोक था, तुर्मे था, सीरिया का शासक था, एक मिस्र का शासक था और एक मकदूनिया का था और एक साइरिन का था तथा एक एपिरस का राजा था, प्रमुख था। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? आंसर हो जाएगा मिस्र का तुर्मय। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? आंसर हो जाएगा सी, मौर्य। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था?
आंसर हो जाएगा सी, बड़ों का सम्मान करना। अशोक के धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेखों के माध्यम से संदेश देता था कि अपासिनवे बहुकाय ने दयादाने सचे सोचाए मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म में मूल संदेश शांति और अहिंसा, बड़े सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर ई सही होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगा दी गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। आंसर होगा स्तंभ अभिलेख 5 में। स्तंभ अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सहस्त्रों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिए जाने तथा सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया: तोता, मैना, अरुणा, जंगली बत्तख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चिटिया, अस्थि रहित मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरन, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर, ऐसे चौपायों जो खोए नहीं जाते हो और अन्य किसी काम न आते हो। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, 30 और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सूअरों तथा अन्य जानवरों की बधिया न किया जाए। 30 पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को न दागा जाए। अतः स्पष्ट है कि इनका अभीष्ट उत्तर विकल्प भी होगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगुरा, जिसे बांग्लादेश में प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृतिक भाषा में हुई है। उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी के 12वीं लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। 90 का आंसर ए है, यानी ए और आर दोनों सही है। सही वह स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। उसने मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। सीधा 91 का आंसर देख लेते हैं। आंसर सी है, यानी ए सही है, परंतु आर तो ए सही वाला पढ़ लेते हैं। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। धार्मिक आधार पर भूदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भी भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नाम के अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज दूत था। आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में।
मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा को अपना सकता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर होगा डी, 7 श्रेणियों में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता दास्तां नहीं थी? आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाना, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? आंसर होगा मृत्यु दंड। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 3 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा संचालित होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? आंसर होगा इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? आंसर होगा मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका का मूल लेखक था? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। बहुत बार रिपीटेड है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी हुआ? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से जारी हुआ था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक तथा पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? 107 का आंसर नहीं दिया हुआ, देख लेते हैं। मौर्यकालीन साम्राज्य को कई प्रशासन इकाइयों में बांटा गया था। इसमें सबसे बड़ी प्रशासन इकाई प्रांत थी। प्रांतों का विभाजन मंडल में किया था। मंडल का विभाजन विषय में था और विषय का विभाजन स्थानीय यानी 800 ग्रामों का समूह होता था। स्थानीय का विभाजन द्रोणमुख यानी 400 ग्रामों का समूह होता था। द्रोणमुख का विभाजन कर वाटिका या खारवटिका यानी 200 ग्रामों का समूह होता था। खरवाटिका का विभाजन संग्रह यानी 10 ग्रामों का समूह होता था में किया गया था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अतः दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। इसका आरोही क्रम क्रमशः इस प्रकार होगा: संग्रहण, करवाटिका, खारवट यानी द्रोणमुख यानी स्थानीय। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित कथनों का सही आंसर हो जाएगा डी, केवल ए, सी और डी सही है। संस्कृति, कला एवं साहित्य के भी विकास किया था प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य को फैलाया था। मौर्य सम्राटों ने संस्कृत, कला, साहित्य के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य में अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत तत्कालीन भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरापथ, अवंतीरठ, कलिंग, दक्षिणापथ एवं प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों में को भारत के प्राचीनतम प्रचलित करने का श्रेय हिंदी एवं इंडो ग्रीक शासक को। अतः मौर्य नरेशों से संबंधित ए, सी, डी कथन सत्य है। भाग एवं बलि क्या थे? आंसर हो जाएगा राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग अधिकारी होता था। इस कर को भाग कहते थे। इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत होता था। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? आंसर हो जाएगा सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वह भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रमोनई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्का अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसायों एवं व्यापारों का वसूलता था एवं अकरा अध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। मौर्य काल में राजकीय भूमि का व्यवसाय सीता अध्यक्ष द्वारा होता था। इसे प्राप्त होने वाले को सीता कहा जाता था। मौर्य मंत्री परिषद निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? आंसर होगा समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक का सीमावर्ती
दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेशता मंडल स्तर का प्रशासक था। निम्नलिखित में कौन मौर्यकालीन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप के प्रभारी था? आंसर हो जाएगा ई पोतवा। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष यानी तौल माप का प्रभारी था। पन्ना अध्यक्ष वाणिज्य विभाग एवं सूना अध्यक्ष बुचरखानों के प्रभारी थे। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मार्ग मार्ग निर्माण। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि का माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित है। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। पदोन्नत सन्निरोध है मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। आंसर हो जाएगा सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पदोन्नति है मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फैलाने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। 116 का आंसर सीधा देख लेते हैं। अधिकारी और कार्य। तलाड़ क्या था? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। पट्टकोल क्या था? ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी था। सहसाधिपति क्या था? चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था। बलाधिप क्या था? चुंगी की सुरक्षा करता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आंसर होगा तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा था। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जित संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में न्यायालयों के अस्तित्व में थे। आंसर हो जाएगा इसका डी यानी 2 और 4 पढ़ लेते हैं। 2 है धर्म स्थनीय और कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधक। धर्मस्थीय दीवानी कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय या प्रदेश था। फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित है कि जो आत्मे धर्मोपदा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? आंसर हो जाएगा डी मागध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों का वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? आंसर हो जाएगा द्रविड़ों ने। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का व्यवसाय सूत्रपात द्रविड़ों या चोलों ने किया था। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसने पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति की गई थी? आंसर हो जाएगा डी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर उसकी पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। निम्नलिखित में से किसने पुनर्विवाह वर्जित है? आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति 38वें खंड में स्पष्ट उल्लिखित कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई या विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया वह पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। आंसर होगा भी वात्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वात्य क्षत्रियों का सामाजिक स्तर दिया गया था। निम्नलिखित व्यक्ति भारत के किसी न किसी समय आए थे। आंसर हो जाएगा बी 3। एक पहले 3 है, मेगास्थनीज आया, उसके बाद फाहियान आया, उसके बाद ह्वेनसांग आया, फिर इतिसंग आया।
यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम का अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने इंडिका नाम के पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इति सिंह 7वीं सदी में भारत आया चीनी यात्री था। इसका आंसर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त को सेंट्रल कोटस के नाम जाना जाता है। बिंदुसार अमित्रघात को बोला जाता है। अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त बोला जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी थी। इसका विचार सीधा आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर नंबर डी है। 1, 2 और 3 सही है, यानी सभी सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी। उसे राज सिंहासन हथिया लिया था। आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने आत्मा वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक सिंधु द्वारा मारा गया था। मौर्य काल में प्रणमय था, एक था आपातकालीन कर था। मौर्य काल में प्रणय एक आपातकालीन कर था। इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। आंसर बी है। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? 129 का आंसर बी होगा। 2 और 3 चंद्रगुप्त और अशोक ने। ईसवी सन में पूर्व की कुछ शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत में गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक के समय पर तुषास्पु के 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इससे नहरें निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। शक शासक रुद्रदामन ने सौराष्ट्र प्राप्त के गवर्नर सुविशाख ने इस झील के बांध की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व में शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन 150 का है। इसलिए इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय इसके सौराष्ट्र प्रांत में गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था, वह था आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? आंसर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी पाया जाता है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ गिरनार के शक 72वें 150 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उनकी विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए। सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टाड ने इस लेख का पता लगाया। वह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि के लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। बराबर की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? आंसर 133 का सीधा देख लेते हैं। डी सही नहीं है, बाद बाकी सभी सही हैं, तो यहाँ इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। नागार्जुन में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नाम की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित है, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस रिफी गुफा में मोखरी शासक अनंत वर्मा का लेख है। प्रथम 3 गुफाओं के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफादान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल इतना ईसा पूर्व से है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम के अंकित मूर्ति का स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा परखम। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला
के माध्यम से हुआ। लोक कला के संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग है। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका आंसर देख लेते हैं। लोथल एंसेंट डॉकयार्ड सारनाथ है। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। नालंदा अ ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट है। लर्निंग है, सभी सही है। परंतु राजगिरी लोयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान है। विशाख दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? आंसर हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया। उसके नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों का वर्णन किया गया है।